कमर के लिए सबसे बढ़िया है, कमर का आप अनसपोर्टेड नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए अभी इस बच्चे को देखिए, दिन भर यदि क्लासेज इस कंडीशन में अटेंड करेगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें किस तरह से कमर को, पैर को सपोर्ट रखना है, पीछे सपोर्ट रखना है और बैक में सपोर्ट रखना है। ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम से गर्दन की प्रॉब्लम और कमर की दर्द आप दूर कर सकते हैं। बीच बीच में जब भी समय मिले आपको ऐसे एक्सरसाइज नियमित रूप से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज से आपकी कमर को पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा, आप इसको कंफर्टेबली रिलैक्स कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपको बीच बीच में रेस्ट करना। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको समय मिले गर्दन की एक्सरसाइज, जैसे आज के टाइम में बच्चे मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल और डेस्कटॉप को कैसे यूज कर रहे हैं, सामने नहीं देख के फ्लेक्शन। हमारी गर्दन झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए। जब भी मोबाइल यूज करते हैं हमारी गर्दन ऐसे नहीं झुकनी चाहिए। इस गर्दन से झुकने से गर्दन का पूरा वजन हमारी गर्दन की मणियों पे आता है और वर्टिब्री पे आता है, और उसकी वजह से गर्दन की प्रॉब्लम हमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि गर्दन पे प्रेशर नहीं आए, क्योंकि आजकल सबके पास में स्मार्टफोन है, सब लोग उसको ध्यान से देखते नहीं है और कैसे देखना है वो ध्यान नहीं रखते। हमें ऐसे देखते रहना है, ये चीज का ध्यान रखें। गर्दन की वजह से अभी मैं अपन करीब 100 लोग ज्वाइन हो चुके हैं पूरे के पूरे, तो आप देखेंगे हर तीसरे पर्सन को गर्दन की प्रॉब्लम हो रही है, और उसका कारण है हमारा सही ढंग से मोबाइल को नहीं देखना। ये देखिए कमर के पीछे भी पोर्शन में दर्द हो रहा है और आगे भी दर्द हो रहा है। जब ये दर्द अंगुलियों में आने लग जाए, इसका मतलब है कि आपका स्टेज 3 पहुंच गया है। तो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देना है, गर्दन की नियमित एक्सरसाइज करना है। और उसके लिए आपका देखिए फीमेल्स में क्या होता है कि देखिए ये सेम यंग एज में लेडी कैसे खड़ी है, उसके खड़े रहने का पोस्चर सही नहीं है, और उसकी वजह से उसको काइफोटिस, अपने मारवाड़ी में इसे बोलते हैं कि कुबड़ निकल जाना, तो कुबड़ निकल गई है। तो ये नहीं निकलने देना है, हमें सीधे पोस्चर में रहना है। तो जितनी भी पोस्चर रिलेटेड आपके शरीर की खड़े रहने का जो ढंग है उसको संभालना है, उसको सही रखना है। काफी लोगों की गर्दन आगे झुकी हुई रहती है, आगे झुकी हुई गर्दन में आपको ये प्रॉब्लम, ये यहाँ पे देखिए हेड पोस्चर फॉरवर्ड है, ये पोस्चर फॉरवर्ड है, इसको करेक्ट करना है। साइड से हमें देखेंगे तो हमें समझेगा कान, कंधा और सिर एक लाइन में रहना चाहिए। काफी बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि गर्दन ऐसे आगे रखते हैं। गर्दन आगे रखने का आपको प्रॉब्लम ये होगा कि उसकी वजह से आपकी गर्दन की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना है, नियमित रूप से गर्दन की कसरत करनी है। गर्दन की कसरत में क्या करना है, ये मैंने इस पिक्चर में दिखाया है। आपको गर्दन आगे ले जाना है, पीछे खींच के लाना है, आगे ले जाना है, पीछे खींच के लेके जाना है। तो इसे बोलते हैं चिन टक एक्सरसाइज। गर्दन के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें कंधे उठाना है, 1 2 3 4 5 6 ढीला छोड़ना है। तो कंधे की ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कर सकते हैं, जिसमें आप कंधे को उठाना है, होल्ड रखना है, ढीला छोड़ना है। तो जो घर में एल्डरली पर्सन है जिनको आप लोग हेल्प करके भी ये कसरत करा सकते हैं, लेकिन गर्दन की कसरत उनको भी करानी है। जो बुजुर्ग हैं खुद नहीं कर सकते, चेयर पे बैठ के कराना है, कसरत करना है। अब आती है कंधे की बात। कंधे की बात में काफी लोगों का कंधा एकदम जाम होता है, तब हमें पता चलता है। तो आप अपने शोल्डर मूवमेंट इससे चेक कर सकते हैं। ये दोनों पिक्चर मैंने दिखाई है, यदि दोनों एक्टिविटी आप कर सकते हैं इसका मतलब है आपका शोल्डर मूवमेंट बराबर चल रहा है। यदि ये टच नहीं कर पा रहे ऊपर तक या पीछे नहीं लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका शोल्डर जाम हो रहा है। तो आप अपना शोल्डर मूवमेंट खुद चेक कर सकते हैं इस पिक्चर को देख के, क्योंकि यदि मेरा शोल्डर मूवमेंट बराबर है या नहीं है। शोल्डर मूवमेंट बराबर नहीं है, यदि जाम होता है, तो मेनली डायबिटीज वालों का ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें क्या करना है, मैंने 2 सिंपल एक्सरसाइज बताई है। आपको गोला बनाना है, आगे बैंड होके
गोला बनाना है और हाथ से गोला बनाना है और मूवमेंट करना है। दूसरा, दीवार के सहारे आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है। यदि आपका हाथ ऊपर पूरा जा रहा है मतलब आपका शोल्डर मूवमेंट बराबर है। यदि आपको दर्द हो रहा है तो यहाँ मार्क कर लीजिए, अगले दिन फिर उससे ऊपर दीवार पे ट्राई कीजिए, तीसरे दिन और ट्राई कीजिए। ऐसे करते करते आपको ऊपर लेके जाना है। गर्दन के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम बाकी आती है, वो है आपके तकिए की थिकनेस। अपने जो पिलो लगा रहे हैं, तकिया लगा रहे हैं, वो तकिया आजकल लगा रहे हैं वो बहुत मोटे लगा रहे हैं क्योंकि दिखने में अच्छे होते हैं। मार्केट में जो तकिया अवेलेबल है वो बहुत मोटे अवेलेबल होते हैं। वो हमें इंडियंस के हिसाब से नहीं बने हैं। हमें गर्दन की थिकनेस देखनी है और उसकी लेंथ देखनी है। उसकी लेंथ के अनुसार ही आपका तकिए की थिकनेस होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखें। जो जो होटल्स में और में दिखने में अच्छे तकिए होते हैं वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है वो तकिए की वजह से होती है, गर्दन की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि तकिया ज्यादा मोटा और ज्यादा पतला भी नहीं हो, एवरेज साइज का तकिया हो। और उसकी वजह से आप चेंज नहीं कर सकते वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री आप चेंज नहीं कर सकते। आप बढ़ती हुई उम्र चेंज नहीं कर सकते। जिनके बाल सफेद होने हैं उम्र के साथ में होंगे, जिनके बाल उम्र के साथ में जाएंगे। ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिकली मतलब जिसको अपने पापा मम्मी से या पेरेंट्स से आपको डायबिटीज है, बाकी प्रॉब्लम्स है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चीज चेंज कर सकते हैं वो है आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट स्टेज है कि हम कैसे एक्सरसाइज करें। तो हमें एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको टारगेट डिसाइड करना है कि मेरे को कल कितनी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। यदि आप टारगेट छोटे छोटे टारगेट रखें जो आप अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए एक वर्कआउट प्लान बना ले। हफ्ते भर का, महीने भर का प्लान बना ले कि भाई मेरे को कल अपर बॉडी एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो करना है, एब्स करना है, कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो ये हमने एक वर्कआउट प्लान बना लिया। वर्कआउट प्लान बना तो लिया, लेकिन उसके लिए आपको टाइमली उठना जरूरी है। समय पे उठे। रात को आपको सारा वर्कआउट एसेंशियल जो भी सामान चाहिए, यदि आपको जिम जा रहे हो, जॉगिंग करने जा रहे हो, तो जूते तैयार करना है, स्किपिंग करना है तो रोड रेडी रेडी रहनी चाहिए। तो हमें सारा सामान रेडी रखना है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास में है। आप ऐप में ये आपका टारगेट डिसाइड कर लीजिए, वो आपको उस दिन के वर्कआउट में अचीव करना है। तो मैं कहता हूँ कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसमें सबसे जरूरी चीज है वो है आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको लिगामेंट और मसल इंजरी हो सकती है। आप तो बोलते हो डॉक्टर मरोटी ने बोला और मैंने 5 किलोमीटर टारगेट अचीव कर लिया पहले दिन में, और उसमें आप इंजरी कर सकते हो। हमारी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए स्वेट सेशन बोलता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलता हूँ, ये 15 मिनट लगते हैं। ये आपको कंपलसरी कोई भी एक्टिविटी वर्कआउट की करते हो, चाहे जुम्बा कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, आजकल क्या ट्रेंड चालू हो गया इन चीजों का। यदि आप कुछ भी करते हो उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। सिंपल वे में बताता हूँ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आपको सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। यदि आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 5 सूर्य नमस्कार कर लिए, इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी हो गई। वॉकिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक अच्छा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप बोर नहीं हो, आप वॉक आराम से 30 मिनट कर सकते हैं। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और उसके बाद में 30 मिनट का वॉक, ये आपको कंपलसरी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है। अब आती है बात कि यदि जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, क्योंकि अब लाइफ अबाउट टू नॉर्मल है तो हमें सारी एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। जो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने को लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है, स्टेयर्स यूज करेंगे, सीढ़ियां यूज करेंगे। सीढ़ी यूज करने का 2 फायदे हैं। एक तो आपको एक्सरसाइज हो गई,
आप कहीं कंटामिनेट नहीं, चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट एक क्लोज कंपार्टमेंट है तो आपको इन्फेक्शन का डर रहता है। हमें ये रेलिंग को टच नहीं करना है। स्टेयर से यूज करेंगे तो आपका वर्कआउट भी हो गया, काफी कैलोरी आपने बर्न कर ली। योगा की बात करूं तो हमारे आज की डेट में बच्चों को भी पलाती मार के जमीन पे बैठना पॉसिबल नहीं है। काफी बच्चे पलाथी नहीं मार पाते। उसका कारण है कि इनर थाई मसल्स है वो टाइट हो गई है। यदि ये टाइटनेस बच्चों में है, ये पहले के जमाने में बुढ़ापे में एक एज के बाद में लोग पलाथी नहीं मार पाते थे, लेकिन हमारे आज के बच्चों को, क्योंकि हमने इंडियन टॉयलेट यूज करना बंद कर दिया, नीचे बैठ के खाना बंद कर दिया, हमने वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बच्चे भी इसी ट्रेंड पे चल रहे हैं और उसकी वजह से पलाथी मार के बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है इस थाई के अंदर की मसल्स को बोलते हैं एडक्टर मसल्स। एडक्टर मसल्स की टाइटनेस हो जाती है और उसको हमें धीरे धीरे रिलीज करना है। हिम्मत नहीं आना, 2 to 3 वीक्स में आप आराम से पलाथी लगा के बैठ पाओगे, एश्योर रहें। हमें क्या करना है उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताता हूँ। ये एक्सरसाइज दीवार के सहारे आप नियमित कर सकते हैं। ये देखिए, अंदर की थाई इसकी टाइट है, अपने ही हाथ से दबाना है, घुटने पे प्रेशर डालेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको नियमित 10 से 15 मिनट करनी है। इससे आपकी एडक्टर धीरे 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 रिलीज होगी। आप अपने घुटने का प्रेशर डाल के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आती है, काफी महिलाएं जुड़ी हुई है, और जो महिलाएं नहीं जुड़ी है उनके हस्बैंड है या पेरेंट्स है जुड़े हुए हैं, वो उनको बता सकते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने स्टैंडिंग किचन बना ली। स्टैंडिंग किचन बनाने से हमारे जो, देखिए, हमने वेस्टर्न वर्ड से एक्सेप्ट तो कर लिया और वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। आज की डेट में आप देखोगे यंग फीमेल 40-45 साल में मेरे पास में आती है कि घुटनों में दर्द होने लग गया, घुटने की आर्थराइटिस शुरू हो गई। और उसका मेन कारण है उसकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्यों, मतलब ऐसा है, हम मारवाड़ी फीमेल्स की 80 to 90% टाइम किचन में जाता है। किचन में उसको बैठने की जगह नहीं रहती। किचन में लंबे समय तक खड़े रहना, घुटनों को पिलर के जैसे यूज करना, और उसकी वजह से उसके घुटने डैमेज हो जाते हैं। तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, किचन में जब भी बर्नर पे काम नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के काम करें। आपके घुटने की, कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स होना जरूरी है। आप दिन भर उनको खड़ा रखेंगे और दिन भर विदाउट रेस्ट यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपके घुटने की और कमर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो मैंने इसका सजेशन ये दिया है, यहाँ पिक्चर में देखिए। आपको ये चेयर, जिसे बार चेयर के नाम से बोला जाता है, ये मार्केट में अवेलेबल रहती है। ये चेयर आपको किचन में रखनी है। जब भी समय मिले, जब भी बर्नर पे काम नहीं करना है। सर्दियां मैं बोल सकता हूँ, आजकल एवरेज फैमिली मेंबर हैं वो घर में 4 से 5 हैं। आपका खाना कुक करने में मैक्सिमम आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं। बाकी जो भी काम करना है आपको बैठ के करना है। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कमर को और घुटनों को आराम देना है। तो ये सबसे बड़ा स्लाइड है, हमें याद रखना है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है वो मोटापा। मोटापा, ओवरवेट। जब भी मैं बात करता हूँ, कहने लग जाते हैं मैं तो 2 फुलके सुबह खाती हूँ, 2 फुलके शाम को खाती हूँ, फिर भी सर वजन कम नहीं हो रहा। और उसकी वजह से घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हम डिस्कस करते हैं कि हम डाइट प्लान कैसे करें। तो हम कुछ एक स्लाइड आगे में यह डिस्कस करेंगे कि मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है, आपको चीनी का प्रयोग बंद कर देना है। व्हाइट शुगर, व्हाइट शुगर की जगह आप यदि शुगर काम में लेना है, देखिए ब्राउन शुगर है वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं। कंपैरेटिव आपके व्हाइट शुगर से सेफ है। एक हमारे ट्रेंड चल पड़ा है खाने से पहले स्नैक्स देने का। हमें ध्यान रखना है, स्नैक्स
हमें अपने डिनर लंच में अवॉइड करना है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको जितनी कैलोरी खाने में खाना है उतनी कैलोरी तो आप स्नैक्स में ले लेते हो। ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें स्नैक्स लेना ही नहीं है खाने के अंदर। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए ये जंक फूड। आज की डेट में तो हर सिटी में ये हो गया है। हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें ये चीज़ों को लिमिट करना है। आप, मैं कहता हूँ शर्तिया यदि आप करेंगे तो शायद पूरा घर पे बंद नहीं कर सकें। हम लोग जैन हैं और जैनिज्म में आप साधु संतों की बात सब लोग मानते हैं, तो साधु संतों से कहिए कि हमें ये ध्यान रखें कि ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें अब क्या करना है? क्या करवा सकते हैं। तो ये चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें क्या चीज करना है इन्वॉल्व, वो है फूड में। ये मैंने डायबिटीज के लिए एक चार्ट बताया है, ये आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपको खाने के हैबिट्स में ऐड करना है। ये मैंने चार्ट बना के बताया कि आपको कब कब कितनी कैलोरी लेनी है। ऑन एन एवरेज नॉर्मल पर्सन को 1500 टू 1800 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट होती है। हमें इतनी कैलोरी मिल गई वो मोर देन सफिशिएंट है हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए। बच्चों में ओबेसिटी की बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कैडबरी और चॉकलेट्स और केक्स। हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि बच्चों में ओबेसिटी नहीं बढ़े। आज की डेट में क्या होता है कि डिमांड करता है, और बच्चों की डिमांड हम प्रायोरिटी में लेते हुए हर चीज को फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है वो हमें नहीं करना है। हमें क्या ऐड करना है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे चीजें न्यूट्रिशनल है। इन चीजों को हमें हमारी डाइट में, प्लान में ऐड करना ही करना है, इनकी मात्रा बढ़ानी है। ये मैंने दोनों चीज दिखाई है, ये चीजों को अवॉइड करना है। ये चीजें आपको ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, डिनर में ऐड करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है। देखिए, जैन लोगों में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत वर्षों से है, सैकड़ों सालों से है, लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो अपने तो सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं और सूर्योदय के 2 घंटे बाद में पड़ोसी आने के बाद में हम खाना खाते हैं। तो हमारी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे ही हो जाती है। हमें इससे वेट लॉस कर सकते हैं। कीटो डाइट प्लान भी चलता है, ये मैंने दिखाया है, जिसमें लो कार्ब हाई फैट डाइट रहती है। तो आप ये भी ले सकते हैं, जिससे आपका वजन कम किया जा सकता है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में B12 के लिए और वाटर रिलेटेड और जीआई प्रॉब्लम आपके वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पानी है जो आरओ है उसमें B12 रिच आए, और आपकी हर सोसाइटी के लिए अलग अलग ढंग का टीडीएस का वाटर आता है। तो टीडीएस चेक करके कौन सा फिल्टर सूटेबल है, कंपनी आपको बताएगी, आपको वो ही फिल्टर यूज करना चाहिए। एल्कलाइन वाटर की बात करें, आज की डेट में काफी कॉन्सेप्ट है एल्कलाइन वाटर का। तो वो एल्कलाइन वाटर आप धीरे धीरे मात्रा आपकी बढ़ा सकते हो एल्कलाइन वाटर और डे टू डे एक्टिविटी में। हम लोगों को यदि चेक करते हैं, काफी महंगा टेस्ट रहता है विटामिन D3 का, लेकिन विटामिन D3 हम सब लोगों को कम आता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न में विटामिन D3 के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मशरूम आप ले सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल सोर्स को भूल जाते हैं। नेचुरल सोर्स है वो है आपकी सनलाइट। धूप में बैठना है, स्किन को एक्सपोजर देना है, ताकि आपको 15 से 20 मिनट, आप यदि घूमने जाते हो तो आपका दोनों काम हो गए, तो आपको विटामिन D3 भी मिल गया और आपका एक्टिविटी लेवल भी हो गया। विटामिन D3 बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ अब मैं आता हूं भाई, आपको हेल्दी रहने के लिए
सबसे बड़ा स्लोगन है मेरा, लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। ये कब संभव होता है? जब आपके पास में हेल्दी जॉइंट्स है। हेल्दी जॉइंट होना जरूरी है। हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हम सब जानते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। गुजराती और मारवाड़ी में बोलते हैं जॉइंट का घसारा, घस जाना, उम्र के साथ में जॉइंट का घस जाना, गर्दन का घसारा, कमर का घसारा, कूल्हे का घसारा या घुटने का घसारा या छोटे छोटे जॉइंट का घसारा। ये घसारे को कैसे रोका जाए? यूजुअली फीमेल मोर अफेक्टेड होती है, हम लोग आगे के इसमें डिस्कस करेंगे। फीमेल्स में 40 और 45 साल के बाद में मैक्सिमम फीमेल्स को कोई गर्दन की, कमर की, घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मैंने यदि 15,000 सर्जरी नी रिप्लेसमेंट की है तो उसमें से 70% फीमेल है। आप समझेंगे, यदि मैं 100 पेशेंट ऑपरेट करता हूं तो 70 पेशेंट ऐसे हैं जिनको, फीमेल्स को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। उसका क्या कारण है? क्यों घसारा फीमेल्स में ज्यादा होता है? महिलाओं को कैसे बचाया जाए, वो हम आगे के कुछ स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग होते हैं चलते चलते ये लिंपिंग होने लग गई, वॉकिंग करती हैं तो लिंप कर रहे हैं। लिंप करने का कारण क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्यों लिंप कर रहे हैं? आपके फ्रेंड सर्किल आपको बोलेंगे कि आप लिंप कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। लिंप करने का कारण आपका गर्दन हो सकता है, स्पाइन हो सकता है, हिप जॉइंट हो सकता है और घुटने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें शुरू में ही रोल आउट करना है कि लिंपिंग किस वजह से हो रही है, कि अपन जो चल रहे हैं तो टेढ़ापन किस वजह से चल रहे हैं। घुटने की बात करूं, हम लोग क्या करते हैं कि शुरू की स्टेज में जब घुटने के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से एक कंपार्टमेंट की आर्थराइटिस समझो हुई है, तो हम क्या डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है कि डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो सीधा सर्जरी ही आंसर होगा। ऐसा नहीं है, हम एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, जब जाते हैं तब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। तब हमें क्या करना है कि जब शुरुआत की प्रॉब्लम है तभी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये 3 स्टेजेज है, 3 स्टेज में से ये स्टेज पे हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। इन स्टेज पे जाके हम डॉक्टर से बात करते हैं, तब डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट करता है आपको। तो हमें ये ध्यान रखना है, आर टू आर टेक्निक जो है, और इस टेक्निक का हम डिस्कस बाद में करेंगे। घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम में यहाँ पे वियर हो रहा है, और कूल्हे की में यदि वियर हो रहा है, कमर में यदि वियर एंड टियर है, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? उसके लिए आपको एक सबसे जरूरी चीज है, वो है एक्सरे। अच्छी क्वालिटी का एक्सरे की जरूरत है। हम पिछले 4 महीने से हर वेबिनार में जितने भी मेंबर ज्वाइन हुए हैं या उनके फैमिली मेंबर, किसी को भी डिस्कस करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग दे रहे हैं। आप एक्सरे व्हाट्सएप पे भेज दें और हमारे डॉक्टर पार्थो कैलकाटा में अवेलेबल है, तो वो आपको देख के और मेडिसिन में सजेस्ट कर दूंगा। तो हम क्या करना है, व्हाट्सएप पे ये नंबर, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, हर बंदा ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। इसमें आपको दोनों नंबर मिल गए हमारे ऑफिस के, तो आप क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और डॉक्टर पार्थो आपसे कंसल्ट करके हम ओपिनियन दे सकते हैं। अभी की डेट में जहां तक वो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हमें हॉस्पिटल्स नहीं जाना है और हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो हम व्हाट्सएप पे कंसल्टिंग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी हमें अलाउ कर रखा है कि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, नियर बाई क्लिनिक पे जहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ जाके एक्सरे करा के और पार्थो से बात करके आप अपॉइंटमेंट लेके वो क्लिनिकली असेस कर लेंगे आपको घर पे ही, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट एडवाइज कर सकते हैं। जिनको कमर का दर्द है, कमर का दर्द के लिए भी हमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें इसको एडवांस स्टेज तक नहीं जाने देना है।
पूरे पैर में झंझनाहट होने लग गई, नमनेस आने लग गई, टिंगलिंग हो रही है, और उसके बाद हम जा रहे हैं तो मजा नहीं। हमें शुरुआत में, मेरा हमेशा यही कहना है, आपकी जो भी बीमारी है उस बीमारी को हमें सीरियसली लेना है और शुरू की स्टेज में ही उसको समझ लेना है, अदरवाइज हम लोग ट्रबल में आते हैं। शुरू को कोई भी फर्स्ट स्टेज में हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो उसका फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो हमें कमर की बात करें तो ये मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूँ। सिंपल एक्सरसाइजेज है, वॉल का सहारा लिया, 1 2 3, ये तीनों स्टेज हम कर सकते हैं। ये बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको एक कुबड़ निकालना है और दबाना है कमर को। कमर इस तरह से दबाने से आपके कमर के मणियों की मूवमेंट की एक्सरसाइज हो रही है। हमें कमर का मणिया यदि स्टिफ हो जाएगा तो आपके नी की कमर के स्पाइन की आर्थराइटिस, जिसे डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज आप लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शोल्डर, हिप और नी को एक लाइन में लेके आना है। इसे ब्रीजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। 10 सेकंड तक होल्ड रखने के बाद में धीरे 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 आपको उसको रिलीज करना है। यदि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रही हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, एक्सरसाइज के बीच में पॉज देना जरूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपको होल्ड रखना है। होल्ड रख के उतने ही सेकंड तक आपको रेस्ट भी रखना जरूरी है। लेटे लेटे आप आराम से दोनों पैरों को होल्ड कीजिए, छाती पे लगाइए, और जो लोग फ्लेक्सिबल है वो अपना सिर घुटनों से टच कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पैर पूरे के पूरे वापस सीधे करने हैं। तो ये एक्सरसाइज आप नियमित, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। दोनों पैर को 15 डिग्री पे होल्ड रखना है, फिर 30 डिग्री पे होल्ड रखना है, फिर 45 डिग्री पे होल्ड रखना है, 65, फिर 90। तो हमें क्या करना है, कमर का दर्द है, 15 से 10 सेकंड होल्ड रखा, फिर 10 सेकंड रिलैक्स, फिर 30 डिग्री पे लेके गए, 10 सेकंड होल्ड रखा, फिर नीचे, फिर 45 डिग्री, ऐसे ऐसे करके अपने को ये चारों एक्सरसाइज नियमित रूप से कर सकते हैं। किचन में खड़े खड़े आप ये पैर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें आपकी कमर की भी एक्सरसाइज हो रही है, कूल्हे की भी हो रही है, घुटने की भी हो रही है। तो ये घुटने, कमर और हिप के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आप किचन में खड़े खड़े भी ये कर सकते हैं। यहाँ हैमस्ट्रिंग के लिए क्या किक बैक एक्सरसाइज मैंने बताई है। ये एक्सरसाइज से आपके पैर को बटक्स पे मारना है, ऐसे पैर को बटक्स पे मारना है। ये आप खड़े खड़े कहीं पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप लेटे हो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज की वजह से हिप का मूवमेंट रेगुलर होता रहेगा। लेटे हैं तो ये, यदि कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ है और ये पैर को नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप एक हाथ को उठाना है, एक दूसरे पैर को उठाना है, अपोजिट हैंड लिम्ब को उठा के ये एक्सरसाइज करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर 20 सेकंड तक रिलैक्स रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी ये हैमस्ट्रिंग जिनकी टाइटनेस है, पैर को पकड़ के खींचना है और धीरे 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 खींचते रहना है। घुटने के लिए मैं एक सिंपल एक्सरसाइज और बताता हूँ। घर पे बॉल रहती है, एयर बॉल, दबाने वाली बॉल। बॉल को लेना है, दोनों घुटनों के बीच में डालना है, और ये देखिए छोटा सा वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कैसे पुश करना है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये बॉल को ऐसे दबाना है। घुटने से बॉल को दबाने से आपके घुटने की जितनी भी मसल्स है उसकी एक्सरसाइज हो रही है। तो हमें ये एक्सरसाइज कम से कम 15 से 20 बार दिन में 2-3 बार करनी है, जिनको भी घुटने की प्रॉब्लम रहती है। अब आती है बात, मैंने सारी बातें कर ली। पेशेंट का क्वेश्चन ये होता है कि साहब गोडा में तो दर्द है, मैं कैसे वॉक करूं। बिल्कुल सही बात है। आप यदि गोडा में दर्द है और वॉकिंग नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि 30 मिनट स्विमिंग पूल में वॉक करना है। स्विमिंग पूल में वॉक करने से आपके गोडे, कमर और कूल्हों पे कोई प्रेशर नहीं आता। ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इसमें मैंने ये दिखाया है कि यदि आप 30 मिनट वॉक करते हैं तो आपको 1 घंटा जिम करते हैं उतनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। हमें कैसे करना है,
आधे लोग बोल देंगे महिलाएं के माने तो स्विमिंग भी कौन आवे क्या करेंगे, स्विमिंग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल में वॉक करना है कमर के लेवल के पानी में, बच्चों के कमर के लेवल के पानी में पकड़ के आपको वॉक करना है। ये आप आराम से कर सकते हैं, रेलिंग को पकड़ के पानी में सिर्फ चलना है, आपको स्विमिंग नहीं करना है, आपको वॉकिंग करना है। इस पानी में वॉक करने का फायदा ये है कि ना तो आपके घोड़ों पे प्रेशर आ रहा है ना कमर पे प्रेशर आ रहा है। इसमें आप कैलोरी भी बर्न करेंगे, वजन भी कम होगा, मसल्स भी स्ट्रांग होंगी, और आप यदि बाद में कभी भी हमें जरूरत होती है तो आपकी मसल्स स्ट्रांग रहती है। तो मैंने कहने का मतलब ये है, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप। कोई भी एज ग्रुप में कसरत तो करना ही करना है। 40 से 45 मिनट हमें एक्सरसाइज को हमारी लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल में देना ही देना है। मैं फिर बोल देता हूँ, एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंपलसरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद में ही आपको जिम करना है, एरोबिक्स करना है, जुम्बा करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, उससे पहले हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सब दिखा दिया है जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। जो लोग, कोई बहाना नहीं चलेगा, जो लोग वॉकिंग करते हैं सबसे बढ़िया है, लेकिन महिलाओं का ये रहता है कि डॉक्टर साहब मैं करने वॉक करने जाऊं, सुबह ये काम, दोपहर में ये काम, शाम को ये काम, तो आप स्विमिंग कर सकती हैं। स्विमिंग जिनको नहीं आती तो स्विमिंग पूल में वॉक कर सकते हैं। वो भी फैसिलिटी नहीं है तो साइकिलिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास साइकिल की भी फैसिलिटी नहीं है तो उनके लिए भी मैंने एक ऑप्शन दिया है कि आप स्टैटिक साइकिल परचेज कर लें और बालकनी में रख दें। लेकिन मैं महावीर जी आपको फोन करके महीने भर बाद पूछूंगा तो मेरे को 100% यही आंसर मिलता है कि सर हमारे 10-15 मेंबर ने साइकिल परचेज की। जब 6 महीने बाद में मैं वापस फोन करूंगा तो महावीर जी का आंसर होगा कि 80% की साइकिल पे कपड़े सूख रहे होते हैं। तो हमें कपड़े सूखने का स्टैंड नहीं परचेज करना है, हमें साइकिल परचेज करना है तो उसको चलाना है। कोई भी एज ग्रुप का बंदा, कोई भी सर्जरी हुई हुई है, वो स्टैटिक साइकिलिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा हमें। देखिए आपके पास में एक ही ऑप्शन है, वो है आपकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना। यदि आपको फिट रहना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ की नहीं आए, उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि इनको इंक्लूड आपकी लाइफ स्टाइल में करना ही करना पड़ेगा। आपको इस चीजों को प्रेक्षा ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ओवर यूज ऑफ द जॉइंट, जो ज्यादा यूज हो रहा है, ओवरवेट है, देखिए हमें किसी को भी इस स्टेज में नहीं जाना है, ये ध्यान रखिए। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अपने को आपको म्यूट रखें सर, काफी लोग अनम्यूट कर लेते हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, डिस्टर्ब होता है ना इससे। बॉडी बिल्डिंग की बात करें, अभी बहुत ट्रेंड है, युवाओं में एक्टिविटी इसीलिए करते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट उनको सजेशन है और मेरी ओपिनियन है, आप बॉडी बिल्डिंग चाहे जैसी करें, आप ये ड्रीम रखें कि मेरे को फिट रहना है। आप इससे आपका बॉडी का शेप नहीं चेंज कर सकते। मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें मेरी बॉडी का शेप चेंज कर लूंगा, नहीं कर सकते। जेनेटिकली आपको जो बॉडी का शेप मिला है जीन से, वो आप नहीं चेंज कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हैं? आपकी फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल को हमें चेंज करना है। फिटनेस के लिए हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ बॉडी शेप चेंज करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो टोटली रॉन्ग है। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा कंसंट्रेशन है वो है, यदि आपके तीनों जॉइंट में से एक भी ट्रबल दे रहा है तो आप वॉक नहीं कर सकते, तो आप अनफिट है। तो हेल्दी जॉइंट में वेट बेयरिंग जॉइंट है वो कुल्ला, घुटना और एंकल आर्थराइटिस। हमें इनको कैसे बचाना है और इसके लिए क्या करना है? यदि कोई आदमी लंबे समय तक लंबा ये ब्रेस लगा के रख रहे हैं तो ये सबसे गलत काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? 15 दिन 10 दिन रेस्ट के लिए हम ब्रेस लंबे समय तक लगा के रखें। हमें ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह है कि आप जब भी सर्जरी में जाएंगे मांसपेशियां कमजोर होगी, मांसपेशियों को सपोर्ट नहीं देना है।
ये ध्यान रखिए। यदि आप मांसपेशियों को सपोर्ट देते हैं तो आपकी मसल्स वीक हो जाती है। हमें रेगुलर फिजियोथेरेपी कराना है। मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको भी जरूरत है वो हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैल्शियम, विटामिन सी अभी सबको लेना चाहिए। B12, जिंक आप सब ले सकते हैं। अभी के टाइम में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए विटामिन सी की लिम्सी टैबलेट आती है, और कैल्शियम विद बिकोसुल आप कोई भी ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी घर पे करा सकते हैं जहां तक हो, कमर के लिए, घुटनों के लिए यदि आपको जरूरत है। कुछ लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आइस थेरेपी, वाटर थेरेपी, ये सारी एक्टिविटीज आपको जो भी रिलीफ मिले आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके पेन रिलीफ कर सकते हैं। नी आर्थराइटिस की मैं बात करूं, कुछ एक मिनट हम इस पे बात करेंगे। नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हर तीसरे आदमी को है आफ्टर 45। हमने डिस्कस किया, वो सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो R2R टेक्निक मैंने इंडिया में लॉन्च की, ये R2R टेक्निक ये है कि ये रीसर्फेसिंग करते हैं। एक जमाना था जब ये डैमेज कार्टिलेज के साथ साथ बोन को भी काटा जाता था, आजकल ऐसा नहीं है। ये जो मैंने US से आने के बाद में करीब 10,000 नी मैं इससे कर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, कमर में ट्यूब नहीं डाली जाती है। R2R टेक्निक में आपका खून का दौरा नहीं रोका जाता है। इसके जो स्टेपल्स लगते हैं, आप ये समझिए एक कांटा भी कितना पेनफुल होता है। यदि आपने नेल बड में कांटा चुभ गया तो आपको कितना पेन होता है। वैसा ही आपके स्किन पे मेटल की पिन्स लगाई जाती है तो काफी पेन ऑपरेशन के बाद में इसका होता था। तो R2R टेक्निक में हम एक भी पिन आपके शरीर पे नहीं लगता है, तो कोई स्किन पे टांके नहीं आते हैं। ये जो ऑपरेशन के बाद आपने देखा गंदा ब्लड निकालने के लिए जो ट्यूब लगाई जाती थी, नहीं लगाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस R2R टेक्निक, सर्जरी मेरे को 15 से 17 मिनट लगता है। 3 घंटे के बाद में ऑपरेशन, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद चला दिया जाता है और दूसरे दिन पेशेंट तीसरे दिन घर आ सकता है। तो ये एडवांस टेक्निक है, और इस R2R टेक्निक का ये फायदा हुआ है कि इससे रीसर्फेसिंग कर रहे हैं, हड्डी को काटा नहीं जाता है। तो इस एडवांस R2R टेक्निक से हमने सर्जरी शुरू की और इससे पेशेंट को काफी पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ रहता है। जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि यदि घुटने का एक कंपार्टमेंट खराब है तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल सर्जन होते हैं वो सीधा नी रिप्लेसमेंट की ही सलाह देते हैं। ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये एक कंपार्टमेंट उसका खराब है तो हमने सिर्फ उतने से पोर्शन को छोटे से इंसिजन से उसके अंदर कैप लगा दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में हम हर स्टेज पे उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है, हमें वेट नहीं करना है। पहले के टाइम था कि हमें 45 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, हमने 17 साल की फीमेल का भी सर्जरी किया है, और 93 के एज में इसको इंडिया में सब लोगों ने मना कर दिया। 93 साल की उम्र में मैंने सर्जरी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्जरी के लिए एज कोई बाधा नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्जरी के बाद में आप नॉर्मल एक्टिविटी 15 से 17 दिन में ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। आप कंपेयर कीजिए, एक काफी लोग सीनियर हैं मेरे से, तो उनको मालूम होगा कि कैटरेक्ट सर्जरी होती थी। इस जमाने में कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आपको महीने महीने तक काला चश्मा लगा के लोग घूमते थे। आजकल कैटरेक्ट की सर्जरी करके शाम को ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे ही नी सर्जरी के बाद में इस R2R टेक्निक से पता ही नहीं चलता कि सर्जरी हो गई, पेशेंट घर आ गया और 10-15 दिन में ऑफिस चला लिया, महीने भर बाद में गाड़ी ड्राइव खुद करके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या हमारा दिमाग से ये रेस्ट्रिक्शन निकल जाना चाहिए कि समय के साथ में जो सर्जन हर साल अपना समय एडवांस टेक्निक और टेक्नोलॉजी में नहीं डालेगा, वो पेशेंट को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मेरा आज भी पिछले 15 साल से हर साल 1.5 से 2 महीना मैं US, UK, यूरोप जाता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नई चीज़ें हम हमारी टेक्निक में डालते हैं।
और उसकी वजह से आज ये देखिए दोनों घुटने किए हुए हैं और पलाती मार के पद्मासन लगा के बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सर्जरी के बाद में भी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी हम सर्जरी विद सेफ्टी, और आपको भी मैं बताऊं, जो लोग जॉब पे जा रहे हैं मास्क साथ में लगाएं और फेस शील्ड कंपलसरी लगाएं। ये आप बाहर कहीं पे भी आप जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है, ये बहुत जरूरी है। कोविड के टाइम में कितना लंबा चलेगा हमें नहीं मालूम, सब चीज नॉर्मल हो गई है, हर आदमी बाहर घूम रहा है, तो हमें थोड़ा सेफ्टी रखना है ताकि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को कंटामिनेट होने से बचा सकें। और ये मेरे कुछ सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में। कलकत्ता में महीने में 2 बार आता हूँ, सूरत, जयपुर, बीकानेर। मैं बेसिकली नौका बीकानेर से रहने वाला हूँ, और हमारे करीब करीब 16 सेंटर है जहाँ पे हम ओपीडी रन करते हैं, और जयपुर, सूरत और अहमदाबाद में हम रेगुलर सर्जरीज कर रहे हैं। किसी को भी कोई भी डिस्कशन हो, महावीर जी आप ये पिक्चर निकाल के रख सकते हैं। कोई भी समता युवा संघ के मेंबर हो, समता नृत्य हो या समता महिला मंडल के मेंबर हो, ये आप अपने सेव करके रखें, और व्हाट्सएप पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जितना भी हो सकेगा कि आपको ऑनलाइन आपको हेल्प देंगे, सलाह देंगे। अब अपन क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं महावीर जी। हाँ, मेरा किसी की भी, जितने भी पार्टिसिपेंट है, किसी का क्वेश्चन है हैंड रेज कर ले, डॉक्टर साहब अपना उनके हिसाब से आंसर देते रहेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरा एक छोटा सा था, आपने एक स्लाइड दिखाया था जिसमें कंधे के जो नेक के नीचे जो